नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में नहीं बोलने देने के प्रधानमंत्री के आरोप पर राहुल का जवाब। कहा, एक तरफा बातों से परेशान हो गई है जनता। ईमानदारी से संसद में सवालों का जवाब दें प्रधानमंत्री। शशिकला को एआईएडीएमके की कमान सौंपने की तैयारी। मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया समर्थन। कहा, दूसरे विकल्प की बात भी बेमानी। देश भर में आयकर विभाग के छापे। 5 जगहों पर 33 करोड़ से ज्यादा के नए नोट बरामद। दिल्ली के एक लॉ फर्म से भी बरामद हुए 2.5 करोड़ के नए नोट। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में। भाई और वकील भी 14 दिसंबर तक हिरासत में। त्यागी ने कहा, सौदे का फैसला था सामूहिक। और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर बम धमाके। 15 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। सुरक्षा बलों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर हमला। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। जनसभाओं में नोटबंदी पर बयान देने की मजबूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा है। गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद नए पाप करने वाले भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के डीसा में रैली की। उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में अवरोध को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संसद में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, इसलिए उन्होंने जनसभा में बोलने का फैसला लिया। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को ताकत देने के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष के गुमराह करने के बाद भी लोग सरकार के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाने की अपील की। ये नोटों के पहाड़ हमारे अर्थतंत्र को दबोच रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचारियों को वो काम आ रहे हैं। कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। प्रधानमंत्री ने डीसा में बनास डायरी के एक प्लांट का भी उद्घाटन किया। बाद में प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी, विधायकों और निगमों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें नोटबंदी के फायदे को जनता के बीच ले जाने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का सामना करने और सांसदों के सवालों का जवाब देने की बात कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि जनता उनकी एक तरफा कही गई बातों से थक गई है। राहुल ने ट्वीट किया कि जनता आपकी एक तरफा बातों से तंग आ गई है। साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया है कि वो ईमानदारी से संसद का सामना करें और सांसदों के सवालों का जवाब दें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी के 50 दिन बाद धीरे धीरे लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। उधर विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा।
50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के चलते जनता से केवल 50 दिन दिक्कत की बात कही थी, लेकिन शनिवार को गुजरात की रैली में उन्होंने 50 दिन के बाद धीरे धीरे लोगों की दिक्कत कम होने की बात कही है। प्रधानमंत्री के इस बयान और संसद में गतिरोध पर दिए बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पता है कि नोटबंदी का अभियान नाकामयाब हो गया है और उनके पास नोटबंदी के चलते लोगों को हो रही दिक्कत का समाधान नहीं है और वो केवल भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। साथ ही संसद में प्रधानमंत्री से बहस का जवाब देने की मांग दोहराई है। करोड़ों भारतवासी एक महीने से बैंक और एटीएम के सामने कतारों में खड़े हैं। 111 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री संवेदनहीन है। वो संसद के बाहर बोलते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री को नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हमारी मांग है कि वो आएं, पर हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। कि वो केवल आएंगे और इंटरवीन करेंगे, वो बोलेंगे और चले जाएंगे, वो हमको मंजूर नहीं है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। जो थोड़ी बहुत ताकत थी काम करने की वो भी कम गई। सैकड़ों लोग डेथ कर गए। खैर वो अच्छा हो, पार्लियामेंट आकर के डिबेट करे तो सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। अब भाषण तो भाषण में कैसे दो। संसद के शीतकालीन सत्र में नोटबंदी को लेकर गतिरोध के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही है। राज्यसभा में जहां विपक्ष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी और जवाब की मांग कर रहा है, वहीं लोकसभा में विपक्ष मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री चर्चा के दौरान बहस में हिस्सा लेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बीच जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा में नए नोट जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग के छापे में तमिलनाडु के वेल्लोर में छापेमारी की। इसमें 24 करोड़ रुपए नए नोट जब्त किए गए और अब तक 142 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हुबली में 5 करोड़ 70 लाख रुपए के 2000 के नए नोट जब्त किए गए। साथ ही 90 लाख रुपए के पुराने नोट मिले हैं। इसके अलावा 32 किलो सोना मिला है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी आयकर विभाग ने 7,20,000 रुपए के नोट बरामद किए हैं। सीबीआई ने हैदराबाद में डाकघर के अधिकारी के घर से 2000 के नई करेंसी के साथ 65 लाख रुपए पकड़े हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक लॉ फर्म के दफ्तर पर छापा मारा और 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए के नए नोट शामिल हैं। यहाँ लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ मिले हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए न्यू करेंसी हैं और 7.5 करोड़ के आसपास पुरानी करेंसी है। अभी आगे इंटरोगेशन चल रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आगे की कार्रवाई करेगा। नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। नीति आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा है कि वो इंसेंटिव स्कीम बनाए। इसमें लोगों को कई इनाम दिए जाएंगे और हर हफ्ते लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। साथ ही हर 3 महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नीति आयोग ने एनपीसीआई से कहा है कि वो योजना बनाते समय गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और लघु उद्योग का ध्यान रखे। इस बारे में दिशा निर्देशों को जल्द जारी किया जाएगा। 1000 और 500 के नोट बंद करने के 1 महीने बाद के हालात का जायजा लेने राज्यसभा टीवी की टीम झारखंड पहुंची। सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था के दावे कितने सही हैं और कितनी कामयाब हो रहे हैं, हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की। नोटबंदी के असर को जानने के लिए रांची से हमारी टीम ओडिशा के राउरकेला जाने वाले हाईवे पर निकली। रास्ते में कई पेट्रोलियम पंप पर हमने अपने डेबिट कार्ड से डीजल लेने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन न होने के चलते हमें निराश होना पड़ा। लगने वाले हैं यहाँ, तो बैंक को भी हम लोग बोले थे, लेकिन बैंक वाला उस तरह का हम लोग को यहाँ तक अभी तक यहाँ सुविधा नहीं दी है। इसके चलते पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। देखिए आगे तो बोल रहा है कि लगेगा करके सेल्स अफसर यहाँ के। कई पेट्रोल पंपों से खाली हाथ लौटने के बाद जब हम आगे बढ़े तो करीब 150 किलोमीटर बाद सिमडेगा के करीब एक निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर डेबिट कार्ड स्वीकार किए जा रहे थे। बावजूद इसके पंप पर काम करने वालों का कहना है कि नोटबंदी के चलते उनकी बिक्री प्रभावित हुई है।
1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं और अब पेट्रोल पंप पे भी चलना बंद हो गए हैं जी, तो उसके बाद सेल पे कितना असर पड़ा है? इसका असर तो पड़ा है, पर यहाँ के लोग जो लोकेलिटी है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। पहले जैसे ये बता रहे थे कि पहले आप दिन का 5000 लीटर तक तेल बेचते थे जी, अभी कितना बच रहा है? तो अभी सर उसका तो असर काफ़ी पड़ा है ट्रांसपोर्ट पे, जिसके कारण 1000-2000 के आसपास सेल हमारा आ गया है। नोटबंदी के बाद कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रही सरकार के सामने देश के ग्रामीण इलाकों में दोहरी चुनौती है। पहली, ग्रामीण भारत की बैंकों तक पहुंच और दूसरी, दूरसंचार का नेटवर्क। देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीद पर कई तरह की छूट का ऐलान जरूर किया है, लेकिन अभी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की पहुंच देश में बहुत सीमित है। रांची से करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद ये हमें पहला पेट्रोल पंप मिला है जो बीरू सिमडेगा में है, जहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड काम कर रहा है। कैमरामैन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, सिमडेगा, झारखंड। रेलवे स्टेशन में टिकट बुक कराने में कल से 500 के पुराने नोट नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन इस फैसले से सफर के दौरान और जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक बंद होने और एटीएम में कैश नहीं होने से लोग खुले पैसे के लिए परेशान होते नजर आए। 10 दिसंबर से मेट्रो, रेलवे स्टेशन और सरकारी बसों के टिकट लेने के लिए 500 के पुराने नोट बंद कर दिए गए। पहले इनकी मियाद 15 दिसंबर तक थी। पहले से तो 15 तारीख का था, लेकिन बाद में आज बंद हुआ या कल बंद हुआ ये हमको जानकारी नहीं था, क्योंकि समाचार मैंने नहीं सुना था। बहुत ज़्यादा खुले पैसे लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 2000 का नोट में कोई पानी नहीं देगा। ये बोला कि 500 का 1000 का नहीं लेंगे, 100 का नोट लेंगे, 100 या 50, 10 जो भी हो वो ले लेंगे, मगर 500 का, 100 का, 1000 का नहीं लेंगे। सीबीआई ने कल वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उन्हें 14 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अदालत ने उनके भाई संजीव और वकील गौतम खेतान को भी 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। कोर्ट में त्यागी के वकील ने कहा कि ये सौदा सामूहिक रूप से लिया गया फैसला था, जिसमें पीएमओ भी शामिल था। पूर्व वायुसेना प्रमुख का कहना है कि पीएमओ से मीटिंग के बाद समिति ने सौदे की शर्तों में बदलाव किए। सीबीआई ने शुक्रवार को एसपी त्यागी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में हुई है। सौदे के तहत 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। आरोप ये है कि कंपनी ने 423 करोड़ रुपए की दलाली दी थी। इस बीच वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने त्यागी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका मानना है कि इससे वायुसेना की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। Very unfortunate episode, and the incident obviously acts adversely on the reputation of a very professional force, the Indian Air Force. I'm sure that law of the land, the judicial system will delve into it. तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद वीके शशिकला को एआईएडीएमके प्रमुख बनाने की मांग को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का समर्थन मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने भी उनसे पार्टी महासचिव का पद संभालने का आग्रह किया है। पनीरसेल्वम ने कहा कि शशिकला के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर विचार करना भी बेमानी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरे विकल्प की बात करता है तो वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी के संगठन सचिव सी पोनैया ने भी कहा कि जल्द ही पार्टी का अगला महासचिव चुना जाएगा। इस बीच जयललिता के निधन के बाद कल तमिलनाडु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने की। इसमें जयललिता को भारत रत्न देने और संसद परिसर में उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। The election of the general secretary is concerned, there are rumors, untrue informations in lot of media, press and TV media. They are all not true. No, but there is no competition in the party for the general secretaryship. There is no infight within the party for the post. People are united, all the cadres are united, all the
higher level, other office bearers are united. और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 23 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन नामों में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का प्रभाव साफ दिख रहा है। शिवपाल यादव ने लखनऊ में नामों का ऐलान किया। पहले से घोषित 7 उम्मीदवारों के टिकट भी काटे गए। नए उम्मीदवारों की सूची में कई ऐसे नाम हैं जिनमें अखिलेश यादव की नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद को कानपुर कैंट से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबुतुल्लाह अंसारी को मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। पल्लवी सिंह एक युवा हिंदी ट्यूटर जो सेलिब्रिटीज और विदेशी मेहमानों का हिंदी से कराती हैं दोस्ताना। भाषा ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, मैं अच्छी हिंदी बोलती हूँ, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारे जो शब्द हैं इस पूरी जो लैंग्वेज में वो सब पता है। कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, जहाँ कुछ नया आपको हमेशा मिलेगा। दुख की बात यह है कि इंडिया में इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा जोर है, लेकिन हिंदी के लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी सिंह। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत के दौरे पर आई वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गुएन थी किम गान ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी मुद्दों समेत क्षेत्रीय मसलों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान वियतनाम के संसद का प्रतिनिधिमंडल भी साथ था। गुएन थी किम गान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इसके अलावा सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह भी उपस्थित थे। पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कल किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। एम्स के मुताबिक सुषमा स्वराज की सर्जरी करीब 5 घंटे तक चली। पीटीआई के मुताबिक सुषमा स्वराज को एक महिला ने किडनी दी है और जो उनके रिश्तेदार नहीं हैं। एम्स का कहना है कि इस ट्रांसप्लांट में एम्स के निदेशक MC मिश्रा, VK बंसल और संदीप अग्रवाल सहित देश के कई प्रख्यात सर्जन शामिल थे। सर्जरी के बाद विदेश मंत्री को ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो ICU में आराम कर रही हैं और रिकवरी एज एक्सपेक्टेड हो रही है। उनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड लाइंस पे अनइवेंटफुल हो जाएगी अगले कुछ दिनों में और वो अपने काम पे वापस जा सकेंगी। बिहार के नालंदा जिले में बीती रात एक बस के गड्ढे में गिरने से 6 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा मिसिया गांव के नजदीक हुआ जब बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। हादसे के वक्त बस में दर्जनों लोग सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीरिया से संबंधित प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ 35 देश भी अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में सीरिया में तत्काल संघर्ष विराम और युद्ध से तबाह हो गए देश में सहायता मुहैया कराने की मांग की गई है। हालांकि कनाडा की अगुवाई में लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 122 और इसके खिलाफ 13 मत पड़े। पीटीआई के मुताबिक भारत अपने परंपरागत दृष्टिकोण के कारण मतदान से अनुपस्थित रहा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि हाल में ही संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए साइबर हैकिंग की थी। इस मामले में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले की रिपोर्ट उनके कार्यकाल में ही दाखिल की जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक
अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने सीनेटरों को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में रूस का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हैकरों ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में साइबर हैकिंग की है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। Unfortunately, this activity is not new to Moscow. We've seen them do this for years, try and meddle in elections and engage in similar activities in Europe and in across Asia. So they unfortunately have a long record of this, but the president has made clear to President Putin that this is unacceptable. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सत्ता हस्तांतरण दल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है। इधर राष्ट्रपति ओबामा चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरह से जांच हो और ये जांच उनके कार्यकाल में ही पूरी की जाए। President earlier this week instructed the intelligence community to conduct a full review of the pattern of malicious cyber activity related to our presidential election cycle. So he's requested this report be completed and submitted to him before the end of his term. राष्ट्रपति चुनाव की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपने ईमेल हैक होने के बाद शक जताया था कि रूसी हैकर्स अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी की इस आशंका को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की के इस्तांबुल में एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर 2 बम धमाकों में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तुर्की के गृह मंत्री के मुताबिक पहला धमाका पुलिस दस्ते को ले जा रही बस को निशाना बनाकर किया गया, जबकि दूसरा धमाका स्टेडियम के ही नजदीक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया। हालांकि धमाके से पहले ही फुटबॉल मैच खत्म हो चुका था। तुर्की में बड़े शहरों पर चरमपंथी हमलों की घटनाएं हाल के ही महीनों में बढ़ी हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रूस समेत 11 देशों ने ओपेक देशों की तर्ज पर कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है। ये देश जनवरी से हर दिन 5,58,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे। शनिवार को ओपेक के अध्यक्ष मोहम्मद बिन सालेह ने इस बात की जानकारी दी। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। इससे पहले 12 सदस्यीय ओपेक संगठन ने 30 नवंबर को कच्चे तेल का उत्पादन हर दिन 12 लाख बैरल घटाने का फैसला किया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ओडिशा के राउरकेला में बीजू पटनायक ग्रामीण हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में ओडिशा के कुल 1458 टीमें भाग ले रही हैं। ये नज़ारा है बीजू पटनायक ग्रामीण हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का। राउरकेला के हॉकी स्टेडियम में ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है। इस दौरान ओडिशा के आदिवासी गांव से आए 10,000 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी मौजूद थे। चैंपियनशिप का उद्घाटन करने आए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी खिलाड़ियों के इस सैलाब से काफी प्रभावित नजर आए। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय जनजातीय मंत्री जोएल ओराम के अलावा पूर्व हॉकी खिलाड़ी और राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की भी मौजूद थे। मैंने कभी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल देखा है, कभी कभी पॉलिटिकल या कल्चरल मीटिंग्स भी देखी हैं, मगर स्पोर्ट्स की मीटिंग इतने बड़े स्टेडियम में कभी नहीं देखी। इतना बड़ा हॉकी टूर्नामेंट दुनिया में कहीं नहीं होता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने छोटा नागपुर इलाके के आदिवासी खिलाड़ियों की तारीफ की। ये कभी कभी ओलंपियन से मिलने का मौका मिला है, मगर इतने ओलंपियन से एक साथ मिलने का कभी मौका नहीं मिला। नौजवानों ने इस खेल को जारी रखा है और यहाँ की सरकार ने और यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको पूरी तरीके से एनकरेज किया। ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की करीब 1,500 टीमें अगले 60 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, राउरकेला। भारत ने मुंबई टेस्ट की पहली पारी में 51 रन की बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया आज 7 विकेट पर
451 रन से आगे खेलेगी। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान विराट कोहली 147 जबकि जयंत यादव 30 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले इंग्लैंड के 400 रन के जवाब में भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने आदिल रशीद की गेंद पर आउट होने से पहले 136 रन की शानदार पारी खेली। उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी 47 रन का योगदान दिया। दिल्ली की नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया है। 7 दिसंबर से शुरू हो रहे इस उत्सव का आज आखिरी दिन है। इस मेले में देश भर के युवा वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में इस समय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पर देश भर से आए युवा वैज्ञानिक एकजुट हैं, जहाँ वो एक दूसरे से अपने आविष्कार और विचार साझा कर रहे हैं। यहाँ विज्ञान चलचित्र मेले की शुरुआत हुई है। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। यहाँ विज्ञान के अलग अलग विषय पर 85 फिल्में दिखाई गईं। बच्चों को विशेष रूप से हमने इसमें इन्वॉल्व इसलिए किया है क्योंकि ये भारत का भविष्य है और यही जो है आने वाली 21वीं शताब्दी में तय करेंगे कि भारत जो है तकलीफ़ों के साथ रहेगा या तकलीफ़ों को विज्ञान के माध्यम से दूर करेगा और इनको जीवन के अंदर विज्ञान के माध्यम से अपने देश के लिए महान काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस विज्ञान मेले में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियों और प्रयोगों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही यंग साइंटिस्ट मीट, साइंटिफिक वर्कशॉप और मेगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्सपो का भी आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय विज्ञान मेले में युवा वैज्ञानिकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर एक साथ 600 छात्रों ने आइंस्टाइन के रूप में तैयार होकर सापेक्षता के सिद्धांत पर चर्चा का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और हिंदी फिल्मों में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का आज जन्मदिन है। उन्होंने मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर और राम और श्याम जैसी शानदार फिल्में की हैं। उसे धोखा कैसे दे सकता? लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, सिनेमा की व्याकरण के 4 शब्द, लेकिन इन शब्दों के साथ जब दिलीप कुमार जैसे शब्द का उच्चारण होता है तो जो समा बनता है उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। पिस्तौल छोटा है लेकिन धमाका खोपड़ी के टुकड़े उड़ा देगा जगावर। अगर जुर्म की ABC तक न आए तो उस पर किताब लिखने की कोशिश न करो जगावर। मेला, शहीद, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर और राम और श्याम जैसी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी एक मिसाल है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से रंगीन फिल्मों के सफर के दौरान दिलीप कुमार ने हर किरदार को बखूबी अंजाम दिया। गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। भाई साहब आपके बच्चे जिए, भाई गाड़ी रोको। बेजोड़ अभिनय की वजह से वो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए। हालांकि बतौर हास्य अभिनेता उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी। हम सोचा है कि सारा सब बस्ती के लोगों को एक पार्टी देंगे। दिलीप कुमार को अभिनय के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में नहीं बोलने देने के प्रधानमंत्री के आरोप पर राहुल का जवाब, कहा एक तरफा बातों से परेशान हो गई है जनता, ईमानदारी से संसद में सवालों का जवाब दें प्रधानमंत्री। शशिकला को AIADMK की कमान सौंपने की तैयारी, मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया समर्थन, कहा दूसरे विकल्प की बात भी बेमानी।
देश भर में आयकर विभाग के छापे, 5 जगहों पर 33 करोड़ से ज्यादा के नए नोट बरामद। दिल्ली के एक लॉ फर्म से भी बरामद हुए 2.5 करोड़ के नए नोट। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में। भाई और वकील भी 14 दिसंबर तक हिरासत में। त्यागी ने कहा, सौदे का फैसला था सामूहिक। और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर बम धमाके, 29 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। सुरक्षा बलों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर हमला। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए डिस्कॉर्स।